हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सीएस इन करंट अफेयर सीरीज। आज हम 24 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। आज देखा होगा आप लोगों ने जो आर्टिकल का मतलब बहुत मल्टीपल आर्टिकल्स थे टीवी के ऊपर, तो टीवी इंपॉर्टेंट थीम है, आप कंसिडर करके चलो। पास्ट में भी काफी आर्टिकल्स आए हुए हैं इस पे, और इसी तरह से हम थीम आइडेंटिफाई करते चलेंगे कौन कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए। दिस इज आवर प्रोफाइल, यू आर अवेयर अबाउट इट। So let's move to the first question with reference to delimitation in India. Again ये भी important है क्योंकि आपको पता है कि विमेन्स जो कोटा है कि 1/3 सीट जो रिजर्व की जा रही है उसको लेके काफी गहमा गहमी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बना हुआ है ये। तो डिलिमिटेशन क्या है? इट रेफर्स टू द रिड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, की बाउंड्रीज रिड्रॉ होते हैं, चेंज किया जाता है। सेकंड इज इट इज कैरिड आउट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या इलेक्शन कमीशन करता है। एंड थर्ड इज इट इज बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस जो होता है उसके ऊपर होता है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। नाउ सो द राइट आंसर फॉर दिस इज डिलिमिटेशन। हमने पहले भी कवर किया हुआ है। आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन नहीं करता। ओके, इसको कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया वो करता है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। डिलिमिटेशन का मीनिंग क्या होता है? यही होता है कि बाउंड्रीज रीड्रॉ करना। कभी आप देखते हो चेंज करते रहते हैं ना, साइज बढ़ता है घटता है, इस तरह की चीजें। और जो सीट्स भी मूव करते रहते हैं, कभी रिजर्व सीट जहां से वहां चेंज होती रहती है, इस तरह की चीजें। एंड इट इज बेस्ड ऑन सेंसस डेटा। ये भी करेक्ट है कि सेंसस डेटा पे बेस्ड है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभी 2026 तक का टाइम जो था, 2026 तक का टाइम जो था, वो 1971 सेंसस के बेस पे सीट्स जो है हमारे यहाँ फ्रोजन है। जो डिलिमिटेशन इंडिया है, डिलिमिटेशन इनफैक्ट जो है, जो बाउंड्रीज हैं वो फ्रोजन है 2026 तक 1971 के सेंसस के बेस पे। ओके, डिलिमिटेशन का एम क्या है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक पर्सन का वन वोट हो और उसकी वैल्यू भी एक ही हो। अगर कोई अंडमान में वोट कर रहा है, कोई दिल्ली में वोट कर रहा है, तो उनके वोट की जो है वैल्यू वो सेम रहे। ओके, तो पॉपुलेशन जो है एक तरह से सेम रहे उस एरिया का, मतलब एक कंस्टिट्यूंसी का आपका। ओके, Now, coming to question number two, with reference to TB diagnosis in India, consider the following statement. First, portable chest X-ray machines are used for community level screening. Second, AI can assist in identifying TB-related abnormalities in X-rays. Third, TB screening in India is limited only to hospital settings. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो टीवी न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे मशीन्स आर यूज फॉर कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग, ये सही है, राइट। ये वाइडली यूज होता है, मोबाइल वैन्स होते हैं जिससे कि इजी हो सके रिमोट एरियाज में भी जाना। सेकंड, एआई कैन असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग टीबी रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज इन एक्सरे। अब देखो क्या बोल रहा है, कैन असिस्ट। तो जब भी साइंस के क्वेश्चंस हो ना, यूपीएससी साइंस हेल्थ बायोटेक, तो उसमें आप देखोगे ना कि पॉसिबिलिटी वाले बहुत सारे जो आंसर होंगे ना आपके, ऑलमोस्ट ऑल सही होंगे। क्योंकि साइंस में क्या पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये चीज का इन्वेंशन हो सकता है, हाँ ये चीज असिस्ट कर सकती है, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। जैसे एआई, अब जैसे आप बताओ कि एआई जो है क्या वो कोडिंग में हेल्प कर सकती है? आज से 10 साल पहले तो नहीं करती थी, बट आज कर रही है ना, तो इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशनरी होता है साइंस। तो उसमें पॉसिबिलिटी वाली चीज हो सकती है, तो सेकंड जो है वो आपका करेक्ट है। थर्ड, टीबी स्क्रीनिंग इन इंडिया इज लिमिटेड ओनली टू हॉस्पिटल सेटिंग्स, ये गलत है। टीबी स्क्रीनिंग जो है ना वो अब आगे बढ़ चुका है, सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं है, कम्युनिटी लेवल पे भी ये चीजें हो रही है, कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो बी ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। Now, third question, index of 8 core industries in India includes which of the following sectors? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यूपीएससी में पास में पूछा भी गया हुआ है। सो कौन कौन से इंडस्ट्री इसमें आपके कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट फॉर्म करते हैं? ओके, सो पॉज द वीडियो देन मार्क द आंसर। ये आप लोगों को होपफुली पता होगा। सो राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो कोल है वो पार्ट है इसका, क्रूड ऑयल इसका पार्ट है, आपका जो नेचुरल गैस है ये भी इसका पार्ट है, टेक्सटाइल इसका पार्ट नहीं है। आप सभी, टेक्सटाइल काफी बड़ी इंडस्ट्री है बट टेक्सटाइल इसका पार्ट नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर। नाउ 8 कोर इंडस्ट्रीज और कौन कौन से हैं? तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है इसमें इंडस्ट्री में, ठीक है। तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टेक्सटाइल इसको फॉर्म नहीं करता है। और आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स जो है, अब ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रिलीज करता है। और इंडस्ट्री जो ये कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या करता है? अराउंड 40% जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फाउंड करता है। मतलब इसका जो 40% शेयर जो है वो इन्हीं 8 इंडस्ट्रीज में है, कोर इंडस्ट्रीज में। ओके,
So right answer for this is A, 1, 2 and 3. Now coming to question number 4. With reference to Earth's energy balance, consider the following statement. 3 statement है आपके पास. पहला, Earth's energy balance refers to the difference between incoming solar radiation and outgoing radiation. Second, a positive energy imbalance implies that Earth is gaining heat. Third, satellite systems like SERS help measure Earth's radiation budget. So please pause and mark your answer. ठीक है. तो Earth's energy balance refers to the balance between incoming solar radiation and outgoing radiation, जो कि इंफ्रारेड होता है. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है. ठीक है. ये एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अर्थ पे, बट इनकमिंग और आउटगोइंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि कुछ अर्थ एब्जॉर्ब भी कर लेती है, एटमोसफेयर एब्जॉर्ब भी कर लेता है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला सही हो गया. सेकेंड, अ पॉजिटिव एनर्जी इम्बैलेंस implies that अर्थ इज गेनिंग हीट. ये भी सही है. पॉजिटिव एनर्जी इम्बैलेंस का मतलब क्या है? अर्थ जो एटमोसफेयर हो गया वो क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है. थर्ड, सैटेलाइट सिस्टम्स लाइक सर्स हेल्प मेजर अर्थ रेडिएशन बजट. ठीक है. तो सर्स का मतलब क्या है? क्लाउड एंड द अर्थ रेडिएंट एनर्जी सिस्टम. ये मेजर करते हैं अर्थ के रेडिएशन बजट को. तो इससे क्या ट्रैक होता है? क्लाइमेट चेंज, ओशन वार्मिंग, आइस मेल्ट, ये सारी जो चीजें हैं ये सब ट्रैक होती हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल थ्री आर करेक्ट. Fifth question, with reference to Foreign Contribution Regulations Act, consider the following statement. इसको अमेंड करने की बात चल रही है. ये भी काफी न्यूज में रहा है फंडिंग वगैरह को लेके. आपने सुना होगा पास्ट में काफी जो एनजीओ हैं उनकी फंडिंग को रोक दिया गया था. एनजीओ को इनफैक्ट बैन वगैरह भी किया गया था. सो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए इज मैंडेटरी फॉर एनजीओज टू रिसीव फॉरेन फंड्स. की फॉरेन फंड चाहिए तो रजिस्टर करना पड़ेगा. एफसीआरए इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करता है. थर्ड ऑप्शन इज ऑल कंपनीज रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर गवर्न अंडर एफसीआरए. कि जो भी कंपनी फॉरेन फंडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिल रहा है वो सब एफसीआरए के अंदर गवर्न होंगी. सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. तो राइट आंसर फॉर दिस, अभी देखो ये यहाँ बात हो रही है कि फंड की बात है ना, पैसे की बात है. बट दैट डजंट मीन कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आएगा. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता. ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी की बात होती है यहाँ पे. मेन पर्पस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी मेन गोल है यहाँ पे. तो सेकंड ऑप्शन जो आपका गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है इसको. थर्ड ऑप्शन, अब यहाँ आप देखो ऑल कंपनीज, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब कंपनीज में जो दूसरे नेशन के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, तो उसको आप क्यों इस चीज से रिलेट करोगे? हर जगह आप, ये लॉजिक काम नहीं करता है. तो एक तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखो, ऑल वाली चीज में कोई तो एक्सेप्शन हो सकता है, तो आप वहां लगा सकते हो लॉजिक. बाकी इन जनरल आपको पता होना चाहिए. जैसे एफसीआरए है तो देयर इज फेमा. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट वाली चीज जो है, फेमा वाला एक्ट जो है, फेमा रेगुलेशन है, एफडीआई को अलग करता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफसीआरए में ना किसमें आएगा. और ये चीज जो है, ये वाली चीज आपके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में आती है. ये जो है फीमा वाली चीज, ये सब चीजें जो है इसमें आएंगी. और तो एफडीआई वाला चीज से हट गया. देन पहला जो है वो सही है कि एनजीओ को अगर पैसा चाहिए उसके लिए उनके पास डेडिकेटेड अकाउंट होगा, डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड एफसीआरए बैंक अकाउंट होगा, उसी में फंडिंग आएगी. उसका अलग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट दे हैव टू फॉलो. सो ओनली वन विल बी द राइट आंसर. Now coming to question number 6. With reference to superconductivity, consider the following statement. पहला, a superconductor has zero electrical resistance. दूसरा, superconductivity can occur only at absolute zero temperature. Third, superconductor expel magnetic field, जो कि मेसनर इफेक्ट होता है. So please pause and mark your answer. ठीक है. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, उससे पहले आप ये समझो कि सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है. सुपर कंडक्टिविटी एक फेनोमेनन है where a material shows zero electrical resistance below a certain critical temperature. तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वो जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस शो करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो विदाउट एनर्जी लॉस. अगर रेसिस्टेंस है ही नहीं तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, तो बहुत हाई एफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है. सुपर कंडक्टिविटी डज नॉट ऑकर ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो, बट कुछ कुछ मटेरियल में अलग लेवल पे भी होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका, सुपर कंडक्टर है जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सुपर कंडक्टर एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है. इसको मेसनर इफेक्ट कहते हैं. तो क्या होता है कि जो उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, राइट, तो क्या होगा कि वो अराउंड ऑफ दैट मैग्नेट जा रहा होता है, उसी को मैग्नेट एक्सपेल कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके आउटसाइड से होके जा रहा होता है. तो वो सही है.
सेकेंड, सुपर कंडक्टिविटी कैन ऑकर ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये गलत है। अलग अलग जो आपके मटेरियल होते हैं उनका अलग अलग होता है ये टेम्परेचर जोन, तो बी ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। That note, thank you everyone. Do like, share, and subscribe, and keep following. Thank